अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन आदाब, 23 मार्च 2021 मुताबिक 9 शाबान के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा में शायद अहम खबरें इस तरह हैं। लोकसभा ने दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर को ज्यादा इख्तियारात देने वाला गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी तरमीमी बिल 2021 मंजूर कर लिया है। वजीर ममलिकत बराए दाखिला किशन रेड्डी ने बिल पर हुई बहस का जवाब देते हुए कहा कि इस बिल के सिलसिले में हिज़्ब इख्तिलाफ का वफाकी ढांचे में मुदाखलत का इल्जाम गलत है। उनका कहना था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को कोई इख्तियारात नहीं दिया गया है, लेकिन इस बिल की मंजूरी से लेफ्टिनेंट गवर्नर के इख्तियारात में इजाफा होगा और वफाकी ढांचे वाले निज़ाम और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके के कामकाज के निज़ाम को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह बिल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के मुताबिक है जिसमें कहा गया था कि दिल्ली असेंबली को रियासत का मुकम्मल दर्जा नहीं है और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके के तौर पर इसके इख्तियारात महदूद हैं। गवर्नमेंट फॉर नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली तरमीमी बिल 2021 पर बहस की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के मनीष तिवारी ने कहा कि यह बिल दिल्ली के आईनी निज़ाम को मुतासिर करेगा। 1990 की दहाई में एक आईनी तरमीम में इल्तिजाम किया गया था कि पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर और जमीन ये तीन छोड़कर सभी मामलात पर दिल्ली की असेंबली कानून बना सकेगी, लेकिन इस कानून की दफा 21 और 24 में तब्दीली करके लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए दिल्ली की गवर्नेंस को अपने हाथों में लेना चाहती है। वहीं मुल्क के बीमा शोबे में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी FDI की हद 49% से बढ़ाकर 74% करने वाला बीमा तरमीमी बिल 2021 को पीर के रोज लोकसभा में पेश किया गया। खजाना और कॉरपोरेट मामलों की वजीर निर्मला सीतारमन ने राज्यसभा से पास इस बिल को ऐवान में पेश करते हुए कहा कि मुल्क में बीमा शोबा सरमायाकारी के बहरान से दोचार है और तमाम मसलों का हल करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हालात बहुत खराब है। बीमा रेगुलेटर की सिफारिश पर FDI की हद बढ़ानी पड़ रही है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने पीर को लोकसभा में हुई बहस का जवाब देते हुए कहा कि ये बिल राज्यसभा में पहले ही पास हो चुका है। ये बिल मईशत को आगे ले जाने और मुल्क में बीमा सेक्टर का दायरा बढ़ाने के लिए जरूरी है। एक और खबर के मुताबिक राज्यसभा ने मादनियात और कानकनी के हुकूक को आसान और शफाफ बनाने और शोबे में होने वाली बेजाब्तगियों को रोकने वाले मादनियात और कानकुनी तरमीमी बिल 2021 को पीर को 100 वोट से मंजूर कर दिया। इसके साथ ही इस बिल पर पार्लियामेंट की मोहर भी लग गई। लोकसभा इसे पहले ही मंजूर कर चुकी थी। कांग्रेस समेत अहम अपोजिशन जमातों ने इस बिल को सेलेक्ट कमेटी को भेजने की मांग की और इस पर संजीदा तबादला ख्याल जरूरी बताया, लेकिन हुकूमत ने इसे खारिज कर दिया। बांकुआड़ा में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जलसे से एक दिन बाद वजीर आला ममता बनर्जी ने बीजेपी के इंतखाबी मंशूर को झूठ का पुलिंदा करार देते हुए कहा कि क्या बीजेपी ने 2014 में जो मुल्क के अवाम से वादा किया था कि हर एक शहरी के अकाउंट में 15 लाख रुपए डाले जाएंगे, उसको पूरा किया। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल इंतखाबात से कबल भी बीजेपी झूठे वादे कर रही है कि वो इंतखाबात जीत गई तो रियासत के अवाम को मुफ्त में चावल और दाल देंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की खबर के मुताबिक उन्होंने पानी के मुनासिब इस्तेमाल को हुकूमत की तरजीह करार देते हुए कहा कि पानी की कमी आइंदा वक्त में मुल्क के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बनने वाली है, इसलिए मुस्तकबिल के इस बहरान का अभी से हल तलाश किया जाना जरूरी हो गया है। मिस्टर मोदी ने पीर को वर्ल्ड वाटर डे पर वर्षा जल संरक्षण मुहिम की शुरुआत करते हुए कहा कि हुकूमत ने पानी के सही इस्तेमाल को अपनी पॉलिसियों और फैसलों में तरजीह पर रखा है। गुज़िश्ता 6 साल के दौरान उनकी हुकूमत ने इस सिमत में कई अहम इक़दाम भी किए हैं। हिंदुस्तान की उर्दू जबान के अफसाना निगार, ड्रामा निगार, फिल्म साज, हिदायतकार, मुकालमा नवीस और स्क्रीन प्ले राइटर सागर सरहदी का आज इंतकाल हो गया है। उन्होंने मुल्क की तकसीम के बाद साइन कोलीवाड़ा के सरदार नगर रेफ्यूजी कैंप में पनाह ली थी और गुज़िश्ता 73 साल से यही जिंदगी गुजार रहे थे। वो गैर शादीशुदा थे। उनका असली नाम तलवार गंगा सागर था। अफसाना नस्र की इंतहाई मकबूल सिंफ है जिसके फरोग में तमाम अफसाना निगारों और तमाम अहले उर्दू का ताउन रहा है। दौर हाजिर में हमें अफसाना निगारों की हौसला अफजाई करना होगी। मज़कूरा ख्यालात का इजहार अत्तर नबी ने उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी के माली ताउन और स्टार राइजिंग वेलफेयर फाउंडेशन के तहत मुनक़िद बज़्म अफसाना की सदारत करते हुए यूपी प्रेस क्लब में किया। बज़्म अफसाना की इब्तिदा में डॉक्टर मंसूर हसन खान ने नात पाक पढ़कर नज़राना अक़ीदत पेश किया। प्रोग्राम की निज़ामत सहाफ़ी गुफ़रान नसीम ने की। इस्तक़बालिया कलिमात ज़ियाउल्लाह सिद्दीकी और खैर मक़दमी कलिमात शहनाज खान ने कहे। मेहमान खुसूसी और अफसाना निगार शाहनवाज कुरैशी ने कहा कि उर्दू अफसाना इर्तिक़ा की मुख्तलिफ मंजिलों से गुजरता हुआ आज फिर उस मकाम
مقام پر آ گیا ہے جہاں کہانی پن اور بیانیہ اسے واپس مل گیا ہے۔ محسن خان نے کہا کہ افسانہ نگار موضوع کا خاکہ کھینچتا ہے اور اپنی تحریر میں افسانہ نگار مختصر اور جامع جملوں میں معنی خیز اشارات پنہا کر دیتا ہے۔ اس کا ہر لفظ جذبات و احساسات اور تجربات کا ترجمان ہوتا ہے۔ اس موقع پر افسانہ نگار عائشہ صدیقی، ڈاکٹر عشرت ناہید اور منظور پروانہ نے اپنے اپنے افسانے پیش کیے۔ پروفیسر خان محمد عاطف نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ میرے پاس کئی فون آئے جس میں سوال کیا گیا کہ وسیم رضوی پر آپ کا بیان نہیں آیا۔ میرا جواب تھا کہ میں لاشوں سے نہیں کھیلتا۔ پروفیسر خان نے کہا کہ 250 کسانوں کی موت پر لوگ خاموش رہتے ہیں، یہ آپ کے تکیے ہیں جو ہوا دے رہے ہیں۔ یہ کسان بھی زیادہ تر ہندو ہیں اور حاکم قوم کے ہیں، مگر مسلم دشمنی نے آنکھ پر ایک غلاف چڑھا دیا ہے جو کچھ دیکھنے نہیں دے رہا ہے۔ کسی قوم سے نفرت کرنے والے اپنے پیچھے اپنا نام لیوا نہیں چھوڑ جاتے۔ ایک کے بیوی تو ہے مگر اولاد سے محروم، آپ بھی ایسی ہی ابتر حالت میں دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے مگر نفرت کے نعرے لگا کر مسلمانوں کا کچھ بگاڑ نہ سکو گے۔ جامعہ نازمیہ لکھنؤ کے پرنسپل اور آیت اللہ سید حمید الحسن کے فرزند مولانا فرید الحسن کا کچھ دن قبل ایرا میڈیکل کالج میں کامیاب آپریشن ہوا، جس کے چند روز بعد وہ گھر واپس آ گئے۔ اس خبر کے بعد مولانا کے محبوں اور کئی دینی اداروں نے ان کی صحت یابی کے لیے دعائیں کی۔ مولانا سید شباب نقوی نے کہا کہ مولانا سید فرید الحسن خانوادہ اجتہاد کی مشہور شخصیت ہیں، مولانا موصوف قوم کی امانت ہیں، خداوند عالم انہیں جلد سے جلد شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ وہیں مدرسہ رضویہ جامعہ رضیہ لکھنؤ میں مولانا سید ضمیر ہاشم پرنسپل مدرسہ رضویہ کی صدارت میں ایک جلسہ منعقد ہوا جس میں مولانا فرید الحسن کی مکمل صحت یابی کی دعائیں کی گئیں۔ لکھنؤ کے باہر جب یہ خبر پہنچی تو وہاں سے بھی لوگوں نے دعاؤں کی اپیل کی۔ اس حوالے سے مومنین سہارنپور میں آیت قرآنی کے طفیل مولانا فرید الحسن پرنسپل جامعہ نازمیہ کی صحت عاجلہ کے لیے دعا کی، جس میں مولانا فرحت نجفی، مولانا ظہیر عباس، مولانا رضا حسین اور دیگر علماء و طلباء موجود رہے۔ ادارہ تنظیم ملت کی جانب سے بھی دعائیں صحت کی گئی۔ اس سلسلے میں آل انڈیا شیعہ حسینی فاؤنڈیشن، انجمن روشن دین اسلام، امام حسن عسکری اکادمی، انجمن خدام کربلا کے عہدیداران اور ممبران نے مولانا کی جلد صحت اور سلامتی کی دعا کی۔ تمام مومنین سے بھی مولانا سید فرید الحسن کے لیے دعائیں صحت کے لیے اپیل کی گئی ہے۔ انجمن ترقی اردو اتر پردیش کی مجلس عاملہ کا اجلاس نعمت اللہ بلڈنگ امین آباد میں زیر صدارت چودھری شرف الدین منعقد ہوا، جس میں بڑی تعداد میں ادیبوں، صحافیوں اور معزز شہریوں نے شرکت کی۔ انجمن کے جنرل سیکرٹری محمود ظفر رحمانی ایڈوکیٹ نے سابقہ رپورٹ کارگزاری پیش کی۔ اس موقع پر رحمت لکھنوی، وسیم حیدر، ڈاکٹر صفت الزہرا زیدی، عبد القدوس ہاشمی، پروفیسر جمال نصرت، عبد الرشید ایڈوکیٹ، ڈاکٹر رضوان الرضا، رفعت شہزاد صدیقی، آفتاب اظہر ٹانوی نے نثر و نظم میں اپنے کلام اور خیالات پیش کیے۔ انجمن ترقی اردو اتر پردیش کی طرف سے جلسے میں یہ مطالبہ بھی کیا گیا کہ اردو اکادمی اور فخر الدین علی احمد کمیٹی کی تشکیل جلد سے جلد کی جائے۔ اجلاس کی نظامت کے فرائض رحمت لکھنوی اور محمود ظفر رحمانی ایڈوکیٹ نے مشترکہ طور پر انجام دیے۔ شعبہ اردو لکھنؤ یونیورسٹی کے میڈیا انچارج نے ایک پریس ریلیز جاری کرتے ہوئے یہ اطلاع دی ہے کہ شعبہ اردو لکھنؤ یونیورسٹی اور قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان نئی دہلی کے تعاون سے ملی زادہ منظور احمد یادگاری خطبہ بعنوان غالب اور انسان دوستی بروز بدھ 24 مارچ 11 بجے دن میں شعبے کے مسعود حسن رضوی ادیب سیمینار ہال میں منعقد کیا جائے گا۔ خطبہ خواں پروفیسر علی جاوید دہلی یونیورسٹی اور صدارت صدر شعبہ اردو پروفیسر عباس رضا نیئر کریں گے۔ اہل ادب اور تمام محبان اردو سے شرکت کی گزارش کی گئی ہے۔ علاوہ ازیں 2 تصویریں کیپشن کے ساتھ شائع ہوئی ہیں جس میں لکھا ہے کہ ہندوستان کے مشہور شاعر اسد نصیر آبادی کے ایرا میڈیکل کالج واقع میڈیکل اسٹور آئیڈیل میڈیکوز کا افتتاح وزیر قانون بریجیت پاٹھک نے کیا۔ اس موقع پر بطور مہمان خصوصی مولانا یعقوب عباس اور سابق MLC سراج مہندی، وقار رضوی، دلاور رضوی، فرمان عباس، عدیل رضوی، محمد حسن نقوی، جوشن رضوی اور علی نقوی موجود رہے۔ الادھرامہ کے جہانما صفحے پر شائع رپورٹ کے مطابق سعودی عرب میں خواتین کے لیے علیحدہ ساحل بنانے کی تیاریاں جاری ہیں اور اس سلسلے میں ساحل کا ڈیزائن بھی تیار کر لیا گیا ہے۔ اردو نیوز کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب میں خواتین کے لیے علیحدہ ساحل الجبیل انڈسٹریل سٹی کی جانب سے تیار کیا جائے گا۔ اس حوالے سے الجبیل انڈسٹریل سٹی کی بلدیاتی کونسل نے کہا ہے کہ الجبیل میں خواتین کے لیے پہلا علیحدہ ساحل بنایا جائے گا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بلدیاتی کونسل کے چیئرمین نے بتایا ہے کہ اس ضمن میں خواتین کے لیے پہلے علیحدہ ساحل کا ڈیزائن تیار ہو چکا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ خواتین کے لیے تیار کیے جانے والے اس ساحل پر 90 روز کے اندر کام شروع کیا جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس علیحدہ ساحل پر پرائیویسی کا خاص خیال رکھا جائے گا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق امریکہ سمیت دنیا کے 10 ممالک میں 611 ہوٹلز رکھنے والی کمپنی ٹیکساس روڈ ہاؤس کے بانی اور چیئرمین 65 سالہ ٹیلر نے گزشتہ ہفتے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ رپورٹ میں کیم ٹیلر کی کمپنی ٹیکساس روڈ ہاؤس کی جانب سے جاری کردہ بیان کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ ارب پتی شخص نے 19 مارچ کو طبی مسائل سے تنگ آ کر خودکشی کر لی۔
कि इन टेलर कुछ अर्सा कबल कोरोना का शिकार हुए थे, ताहम वो कोरोना से सेहतयाब भी हो गए थे, लेकिन सेहतयाबी के बाद ज़ायदुल उम्री की वजह से उन्हें कुछ तिब्बी मसाइल लाहिक हो गए। रिपोर्ट में बताया गया कि टेलर कोरोना से सेहतयाबी के बाद हर वक्त कानों में आवाजें गूंजने के मसले से बहुत परेशान थे, जबकि उन्हें इसके अलावा भी कुछ तिब्बी मसाइल थे। हर वक्त कानों में तेज आवाजें गूंजने और घंटियां बजने से तंग आकर टेलर ने 19/5 को अपनी रिहाइशगाह पर खुदकुशी कर ली। ऑस्ट्रेलिया के जनूब मशरक़ी इलाकों में मूसलाधार बारिशों के बाद आने वाले सैलाब ने तबाही मचा दी है। सैलाब ने निज़ाम जिंदगी मफलूज कर दिया है, जबकि हजारों अफराद नक़ल मकानी पर मजबूर हो गए हैं। सैलाब की वजह से सैकड़ों स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। कई दिनों से जारी मूसलाधार बारिशों से मुल्क की सबसे ज्यादा आबादी वाली रियासत न्यू साउथ वेल्स के साहिली इलाके जेर आब आ गए हैं, जबकि सिडनी के भी कुछ इलाकों को सैलाबी सूरत हाल का सामना है। हुक्काम के मुताबिक गुज़श्ता कई दहाइयों में आने वाला ये सबसे बड़ा सैलाब है। बाद मुतासरा इलाकों में शहरियों को पीर के रोज पानी की सतह कम होने पर घरों को वापस जाने की इजाजत दे दी गई है। हुक्काम ने सूरत हाल से मुतालिक अलर्ट जारी किया है और इसको जिंदगियों के लिए खतरा करार दिया है। रोमन कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने इतवार के रोज मुनज़्ज़म जराइम के नेटवर्क और बिलखुसूस कोरोना वायरस की वबा को अपनी मुजरिमाना सरगर्मियों में तौसीक़ के लिए इस्तेमाल करने वालों की मजम्मत की है। उन्होंने दुनिया भर में पीने के साफ पानी तक लोगों की रसाई को बेहतर बनाने की भी अपील की। अपने हफ्तावार खिताब के दौरान पोप फ्रांसिस ने दुनिया भर के लोगों से मुनज़्ज़म जराइम के खिलाफ मुत्तहिद होने की अपील की। उन्होंने कहा, माफिया दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद है और वबा को अपने मज़मूम मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। वो बदनवानी के जरिए अपनी झोलियां भर रहे हैं। गुज़श्ता इतवार को इटली में माफिया के मुतासिरीन को याद करने का दिन भी मनाया गया। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा का कहना था, ये नेटवर्क माफिया के ढांचे गुनाहों की अंजुमन है, ये इंजील की तालीमात के मनाफी है। आज हम उन मुतासिरीन को याद कर रहे हैं और माफिया के खिलाफ अपने वादों का इरादा करते हैं। इदारती सफ़े का आगाज अब्दुल अजीज के मजमून से हो रहा है, जो बंगाल इलेक्शन से ताल्लुक रखता है। मजमून का इख्तिताम इन कलमात पर होता है, बीजेपी के लीडरों की तकरीरें, बयानात और मंशूर में इंदराजात से साफ पता चलता है कि बीजेपी मगरबी बंगाल को फिरके वाराना रंग में रंग देना चाहती है। CAA के मसले का भी मैनिफेस्टो में जिक्र है। अमित शाह ने कहा है कि बंगाल में बीजेपी की हुकूमत बनी तो पहली काबीना मीटिंग में CAA नाफिज कर दिया जाएगा। बीजेपी के कुछ लोगों को इस बयान पर सख्त ताज्जुब हुआ, क्योंकि राज्यसभा ने 9 जुलाई 2021 तक इसे नाफिजुल अमल बनाने के लिए जवाबित पर रोक लगा दी है। तो फिर कैसे पहली काबीना में शहरियत तरमीमी कानून नाफिजुल अमल हो सकता है? बीजेपी के अंदर लोगों का ख्याल है कि मतवा समाज को खुश करने के लिए अमित शाह ने ऐसा बयान दिया है। मतवा समाज के इलाकों में असेंबली की 25 सीटें हैं। बीजेपी की उन सीटों पर नजर है। इंतखाबी मंशूर में बीजेपी ने पूजा और आरती की भरपूर बात की है। इन तमाम चीजों से अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि बीजेपी अगर बरसर इख्तिदार आ जाती है तो बंगाल का रंग रूप क्या होगा और मुख्तलिफ फिरकों और जातों में कैसी कशमकश बर्पा हो सकती है। ऐसी सूरत में बंगाल में रहने वाले हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको आगे आना चाहिए और बंगाल को बीजेपी से बचाने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। इस मजमून के अलावा शकील रशीद, डॉक्टर साहिल भारती और मोहम्मद नाजिमुल कादरी अल जामई का मजमून भी धारती सफ़े पर मौजूद है। अदबी सफ़े पर डॉक्टर परवेज शहरियार का मजमून मुशर्रफ आलम ज़ौक़ी के नावल नाले शबगीर से ताल्लुक़ रखता है, जिसमें वो नावल पर इजहार ख्याल इस तरह करते हैं। नाले शबगीर नावल में मुसन्निफ या राइटर का बहैसियत एक किरदार के बहुत अहम रोल है। वो अपने इर्द गिर्द मौजूद अफराद क़िस्सा को कुरेदता रहता है। उसके अंदर एक कभी ना ख़त्म होने वाला तजस्सुस है, जो उसे सवाल उठाने पर हर दम आमादा रखता है। फ़न की रौ से किसी नावल में मुसन्निफ का बार बार नमूदार होकर क़िस्से को आगे बढ़ाना मायूब समझा जाता है, लेकिन फाजिल नावल निगार ने यहाँ इसका नाकाबिल तरदीद जवाब पैदा किया और माजरे की हर कड़ी मुसन्निफ के जरिए एक दूसरे से इतनी चाबुक दस्ती से मरबूत और पेवस्त हो गई है कि इसकी वजह से मुतवक्के झोल की कहीं गुंजाइश नावल निगार ने छोड़ी ही नहीं। ये एक बिलाशुबा काबिल तारीफ हुनर है, जिसकी वजह से नावल में रूनुमा होने वाले वाक़यात की रवानी में कोई रखना पैदा नहीं होता और कारी की दिलचस्पी बरकरार रहती है। मुशर्रफ के नावल में रिवायती अंदाज के नावलों के बरखिलाफ नावल का हीरो या विलन फर्द वाहिद नहीं होता, बल्कि मुकम्मल माशरा होता है। वो पूरे माशरे को कटहरे में खड़ा कर देते हैं। यही वजह है कि उनके नावलों में उठाए गए सवालों का जवाब वो पूरे माशरे से मांगते हैं। बदलते हुए हालात का जिम्मेदार कौन है? इस मुल्क में मुसलमानों की पस्ती के असबाब क्या है? औरतों की खानगी जिंदगी से बदतर होते हुए हालात का जिम्मेदार कौन है?
عورتوں کو اپنے حالات کو سدھارنے کے لیے ان کے دماغ میں مہیج پیدا کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ایسے کئی سوال ہیں جو اس ناول کے عقبی زمین سے ابھرتے ہیں۔ دوسرا مضمون بھگت سنگھ کی یوم شہادت کی مناسبت سے عباس دھالیوال کا ہے۔ مضمون کا ایک اقتباس ناظرین ملاحظہ فرمائے جس میں شہید بھگت سنگھ کے جذبہ شہادت کا تذکرہ کرتے ہوئے مضمون نگار لکھتے ہیں: بھگت سنگھ نے جب آنکھ کھولی تو ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف ایک جدوجہد اپنے عروج پر چل رہی تھی۔ جلیان والا باغ کا خونی سانحہ، کرتار سنگھ کو انگریزوں کی طرف سے پھانسی پر لٹکائے جانے، یہ سارے واقعے ایسے دلسوز تھے جنہوں نے بچپن میں ہی بھگت سنگھ کے دل پر گہرے زخم چھوڑے تھے۔ آپ کے چچا سردار اجیت سنگھ اپنے وقت کے مجاہدین آزادی تھے۔ اس طرح وطن کی محبت اور ملک کے لیے کچھ کر گزرنے کا جذبہ بھگت سنگھ کو وراثت میں ملا۔ جب گاندھی جی نے سول نافرمانی تحریک چلائی تو بھگت سنگھ نے اپنے طالب علمی کے زمانے میں ہی خود کو اس تحریک کے ساتھ جوڑ لیا۔ آگے چل کر جیسے جیسے ہندوستان کے نشیب و فراز سے بھگت سنگھ دوچار ہوتے گئے، ان پہ وطن کی محبت کا رنگ مزید گہرا ہوتا گیا۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔ گھر بیٹھے گروسری اور گھر کا سارا سامان فوراً اور پوری ہائیجین کے ساتھ پانے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر 6394027918 پر آرڈر کر سکتے ہیں۔ ہمیں پرکھنے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ایک بار موقع ضرور دیں۔